हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की डिस्कवरी हुई, फिर किस तरह से मॉडल्स आए, जे थॉम्सन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया, और फिर उसके बाद नील बोहर मॉडल आया। नील बोहर ने किस तरह से ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया और रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को क्लियर कर दिया। इतना तो हम देख चुके हैं। अब नील बोहर के भी मॉडल में कई कमियां थी। इन कमियों को कैसे दूर किया जाए? जब तक इस पर विचार हो ही रहा था तब तक दो अलग अलग डिस्कवरीज और हो गई। डी ब्रॉगली यानी डिब्रॉय जिसे बोला है, उनका नाम प्रोनाउंसिएशन होता है डिब्रॉय, बट डी ब्रॉगली हम लोग आमतौर पर बोलते हैं। डी ब्रॉगली फ्रांस के एक साइंटिस्ट है। उन्होंने डुअल नेचर ऑफ मैटर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में हम लाइट को, याद रहे, लाइट को पार्टिकल मानते हैं, मतलब वेव को पार्टिकल मानते हैं, और नेचर तो सिमेट्री लव करती है, नेचर सिमेट्री पसंद करती है। तो जब वेव पार्टिकल नेचर शो कर सकता है तो पार्टिकल भी वेव नेचर शो कर सकता है। इस तरह से उन्होंने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन दिया। तो अब और फिर हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की का जो पाथ है वो अनसर्टेन है, ये इम्पॉसिबल है कि उसे किसी पाथ में ट्रेस किया जा सके। अब इन दोनों जो डिस्कवरीज है इनको मिला के देखा जाए तो बोहर का मॉडल कहीं टिकता ही नहीं है। अगर हम बात करें डी ब्रॉगली की, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जब मूव करेगा तो वेव बन जाएगा, वेव नेचर रखेगा। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर ही नहीं सकता, वो तो जब मूव करेगा तो वेव बन जाएगा, तो वेव की तरह मूव करेगा। समझ में आया? न्यूक्लियस के अराउंड वेव की तरह मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना पार्टिकल नेचर खो चुका होता है। उसकी वेव इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसका पार्टिकल नेचर खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए बोहर मॉडल में जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट था, पहले तो ये इससे भी डिस्कार्ड होता है। साथ ही साथ जो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, उससे भी ये पता लगता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब किसी प्रिस्क्राइब्ड पाथ में कभी घूम ही नहीं सकते। तो इन दोनों खोजों से हुआ ये कि बोहर का मॉडल चकनाचूर हो गया, क्योंकि ऑर्बिट ही नहीं रहा। तो ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट बेस्ड था पूरा मॉडल, तो ऑर्बिट खत्म हो गए, पूरा मॉडल ध्वस्त हो गया। इसके बाद फिर नई खोजें शुरू हुई। इस बीच थोड़ा टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई थी। ऐसी ऐसी रिसर्च हुई जो बताती थी कि जो एटॉमिक वर्ल्ड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की दुनिया, ये बाहरी दुनिया से बहुत अलग है। इसमें वो लॉ नहीं चलते जो न्यूटन के और बाकी साइंटिस्ट के मैकेनिकल फिजिक्स के लॉ हैं। वो वहां पे जाके वो रिजल्ट नहीं दिखा पाते, वो एक्यूरेसी नहीं आ पाती उनमें जो आउटर वर्ल्ड में दिखाते हैं। इसीलिए इस इनर वर्ल्ड के लिए, एटॉमिक वर्ल्ड के लिए एक नई मैकेनिक्स डेवलप की गई। उसे कहा जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड थी। उस मैकेनिक्स को कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की मैकेनिक्स से अलग है थोड़ा सा। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लास्ट में आया। ये मॉडल बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत किसने की? वही हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाले जो हाइजेनबर्ग हैं, इन्हीं हाइजेनबर्ग ने, और एक मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने मिलके ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया दुनिया को। ये मॉडल बेस्ड था श्रोडिंगर्स इक्वेशन पे। ये क्या है? श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। आपको पहले तो ये इक्वेशन एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि इस इक्वेशन में इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, ये इक्वेशन है क्या, ये पूछा जाता है
ये डेल है, इसे डेल कहते हैं, डेल ये साई, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर था, यहाँ वाई स्क्वायर, ऊपर का तो कुछ बदल ही नहीं रहा है, बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर है, उसका जेड स्क्वायर है, ऐसे से याद रखेंगे। इधर पे 8 पाई स्क्वायर, इस स्क्वायर को मत भूल जाइएगा, ये 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। यही श्रोडिंगर इक्वेशन है। अगर श्रोडिंगर इक्वेशन बहुत शॉर्ट में लिखी जाए तो वो बन जाएगी, इसे थोड़ा पहले इस इक्वेशन को समझ लें तब बताते हैं शॉर्ट में क्या होता है। इसे हम कहते हैं, इस पूरे को सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। ये सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है इन वाई, 3 एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड, तो सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है इन एक्स एक्सिस। अच्छा, किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ साई इन एक्स एक्सिस। ये सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है साई की इन वाई एक्सिस। ये सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है साई की इन जेड एक्सिस। तो अगर पूछा जाए कि ये इक्वेशन क्या होती है, तो यह है सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ साई इसकी एक्स एक्सिस में। देखो डिफरेंशिएशन तो कर रखा है, तो ये सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है साई की एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ये सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है साई की वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ये सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है साई की जेड स्क्वायर के, जेड के टर्म में। ई है एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जहां कहीं पाया जा रहा है उस प्लेस पर, और वी है पोटेंशियल, ये साइन इज इक्वल टू 0। अब कौन सा टर्म क्या है जरा उसे हम बता दें इस इक्वेशन में। देखिए साई क्या होता है, जैसे कोई वेव है, हम जानते हैं कि जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब मूव करेगा तो वेव बन जाएगा। तो ये जो वेव बना, इस वेव की जो ऊंचाई होती है एम्पलीट्यूड, यही एम्पलीट्यूड ये साई है। साई, ये एम्पलीट्यूड जो है इसी को साई को से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है ना, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। ई हमने बताया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी पोटेंशियल है, और सब मिलके लास्ट में 0 है। अगर इस इक्वेशन को रिड्यूस किया जाए, इस पूरी इक्वेशन को रिड्यूस किया जाए, तो क्या बनेगी? बस यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूरा रिड्यूस करने पे आती है। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके कोर्स में नहीं है एज इट इज, बस परिचय होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। 4 इक्वेशन दे दें, उनमें से एक पहचान में आनी चाहिए, तो कुल मिला के इक्वेशन याद होनी चाहिए। और इसे जब पूरा शॉर्ट में करते हैं तो बन जाता है एच साई इज इक्वल टू ई साई, जहां एच है हैमिल्टनियन फैक्टर, हैमिल्टोनियन
ऑपरेटर। तो देखिए ये पूरी इक्वेशन शॉर्ट में ये बन गई। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। और ऐसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ नीट में कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को का किस चीज का सॉल्यूशन देती है। तो देखो उसे पूरा सॉल्व करने पे आया क्या, ई साई, ई एंड साई। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी शेल में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पता लगेगा इससे, और साई पता लगेगा। साई मतलब एम्पलीट्यूड उस वेव का। जो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड तो एक वेव बनाएगा। तो इस वेव की जो एम्पलीट्यूड होती है वो साई है, और ई है एनर्जी। एनर्जी कैसे डिसाइड होती है, हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी दूर होता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो एक्चुअली आगे आएगा अभी क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम इससे अंदाजा लगाते हैं। अभी हम पढ़ाएंगे क्या होता है। अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व की जाए, ध्यान दीजिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही लगती है। हाइड्रोजन से बड़े एटम या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिजल्ट जो आते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी ऐसा नहीं है कि सब पे लागू हो रही है, बहुत मॉडर्न है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर ही एप्लीकेबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती है। यह बात बहुत ध्यान से सुनिए आप। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसा नहीं कि रामबाण है कि सब कुछ इससे निकल आएगा। हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है ये। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पर इसका रिजल्ट बहुत वीक है। जब इसको हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स बताता है। एनर्जी लेवल कि न्यूक्लियस से कितनी कितनी दूर पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उन एनर्जी लेवल को हम एइगन वैल्यूज बोलते हैं। एइगन या एइगन वैल्यूज ये क्या है? जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम पे लगाई जाती है तो हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स निकल के आते हैं। उन एनर्जी लेवल्स को हम कहते हैं एइगन वैल्यूज। तो जो वेव फंक्शन है और एनर्जी स्टेट, दो ही चीजें हैं, वेव फंक्शन और एनर्जी स्टेट, ई एंड साई जो हमने पढ़ा था अभी। तो वेव फंक्शन और एनर्जी स्टेट दोनों ही कैरेक्टराइज्ड होते हैं किस चीज से? दोबारा सुनिए, ई एंड साई। ई एंड साई भी हमने पढ़ा था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब छोटा करो एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये होता है। तो ये जो ई है ये क्या है? एनर्जी स्टेट, और ये है वेव फंक्शन, ये एम्पलीट्यूड। इन दोनों को सॉल्व करने से हमें तीन क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, एन, एल एंड एम। बहुत ध्यान देने लायक बात है, दोबारा सुनिए। ये है इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन को शॉर्ट करते हैं तो ये बनता है। इससे रिजल्ट आता है ई साई। ई साई को जब सॉल्व करते हैं तो उससे, या ई साई के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एन, एल, एम। तो हमें यहां से तीन क्वांटम नंबर मिले। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आप लोग को समझ में आएगा कि क्वांटम नंबर कहां से पैदा हुए। बुक में अचानक कहां से आ जाते हैं, लोग सीधा बस क्वांटम नंबर उठा के पढ़ाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इस क्वांटम नंबर आया कहां से? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्यूशन मिला जब इसे सॉल्व किया तो ई साई आया। ई साई के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तीन, कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर पर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, उसके न्यूक्लियस के अराउंड ओरिएंटेशन कैसी है। ये तीन चीजें अभी हम क्वांटम नंबर डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो क्वांटम मॉडल आया ये हाइड्रोजन एटम के लिए तो फुली एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन एटम के हर एस्पेक्ट को सॉल्व कर देता है। जो बोहर्स मॉडल से जो चीजें नहीं डिस्क्राइब हुई थी
वो सब इससे डिस्क्राइब हो गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो ड्रास्टिकली सफल है, सब कुछ इसने एक्सप्लेन कर दिया। और आपको ये तो मैंने बताया है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। ये क्वेश्चन नीट में जरूर आ सकता है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ये एप्लीकेबल है, तो नहीं है। तो शॉर्ट में अगर हम देखें तो क्या हुआ, श्रोडिंगर्स इक्वेशन आई, उस श्रोडिंगर इक्वेशन से एच साई इज इक्वल टू ई साई आया, और इसके ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हमारे NLM क्वांटम नंबर। ध्यान रखिए स्पिन क्वांटम नंबर इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, 3 ही क्वांटम नंबर यहां से निकल के आते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये समरी है। अब ये वेव फंक्शन जो साई है, ये क्या होता है, ये साई, इसको थोड़ा समझिए। देखिए साई का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। कोई वेव जब मूव करती है तो ये जो एम्पलीट्यूड बनाती है यही साई है। साई एम्पलीट्यूड, लेकिन साई स्क्वायर क्या है, साई तो एम्पलीट्यूड है। साई स्क्वायर जो है इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कि इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी किस पॉइंट पे कितनी है, कहां पे कितना पाया जा रहा है, तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ध्यान दीजिए, साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कि न्यूक्लियस के अराउंड कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां कहां, या कौन सा इलेक्ट्रॉन किस किस जगह पे पाया जा सकता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन ए है, हम इस ए को दूसरे कलर से दिखाते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ए है ग्रीन कलर से। अब ये ए इलेक्ट्रॉन के हम अलग अलग समय में अलग अलग फोटोज खींचते हैं, ठीक। एक बार यहां बैठा था, एक बार यहां बैठा दिखा, यहां बैठा दिखा, ऐसे इस एरिया में ज्यादा बैठा दिख रहा है। कभी कभी वो यहां भी जा रहा है, यहां भी बैठ रहा है, मगर ज्यादा कहां बैठ रहा है, इस लाइन पे। तभी देखो डार्क हो गई। हमने इसके हजारों लाखों फोटो खींचे, आज यहां बैठा है, कल वहां बैठा है, तो ज्यादा वो बैठ रहा है कहां पे, इस एरिया में। ऐसा नहीं कि ये एक साथ इतनी जगह पे घूम रहा है, हाँ, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, ये अलग अलग टाइम की पिक्चर्स है। अब देखिए इससे क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कि इस इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां कहां है, कितनी है। तो आया कि इस लाइन में, इस एरिया में ज्यादा पाया जाता है। बाकी यहां पे थोड़ा बहुत पाया जा रहा है, यहां भी कभी कभी पाया जा रहा है, लेकिन इस एरिया में ज्यादा पाया जा रहा है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसी को कहते हैं हम ऑर्बिटल। तो देखिए ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म, इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर पाथ में नहीं घूमता, लेकिन वो कहां सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, कहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा है, उस स्पेस को या उन स्पेसेस को हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर है। तो देखिए ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट इस मॉडल से आ गया, जो कि क्वांटम श्रोडिंगर्स मॉडल है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अगर डिफरेंस पढ़े तो क्या होगा, हमने पढ़ा था ऑर्बिट एक वेल डिफाइंड पाथ है न्यूक्लियस के अराउंड, ये ऑर्बिट, जबकि ऑर्बिटल कहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाया जा रहा है,
वो एरिया ऑर्बिटल कहलाता है। ये ऑर्बिटल है। और अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट वो ये है, ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया, क्योंकि ऑर्बिट जैसा कोई चीज नहीं होता, ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहीं सबसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो कहीं एक पर्टिकुलर पाथ में नहीं घूमता। तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर है। ऑर्बिट में डायरेक्शन होता है, ऑर्बिटल में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इस तरह से कई चीजें ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर है। तो ऑर्बिट एक डेफिनेट पाथ बताता है, जबकि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड एक क्लाउड की तरह है कि कहां कहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। तो अब हमने देखा कि बोहर का जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था पूरी तरह खत्म हो गया। अब नया कॉन्सेप्ट आया ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल्स आगे ढूंढे जाएंगे कितने तरह के होते हैं, SPDF, वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, और क्वांटम नंबर क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।